शासन और नेतृत्व, इन तीनों का अद्भुत संगम है दामिनी महौर। उनकी कार्यशैली सिर्फ प्रबंधन नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए प्रेरणा है। आज भारत अपडेट की सफलता में उनकी मेहनत, दूरदृष्टि और समर्पण की मजबूत छाप है। दामिनी महौर एक ऐसा नेतृत्व जो खबरों को सिर्फ संचालित नहीं बल्कि उन्हें प्रभावशाली पहचान देता है। IIMT University, transforming education system, transforming lives. O Pocket, गंगानगर, मवाना रोड, मेरठ। खबरों की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और जियो टीवी के चैनल नंबर 2070 पर 24 घंटे 7 दिन। समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि मजबूत संचालन और दूरदर्शी नेतृत्व से बनती है। दामिनी महौर भारत अपडेट की डायरेक्टर न्यूज ऑपरेशंस, जो हर दिन चैनल की रफ्तार को नई दिशा देती हैं। न्यूज ऑपरेशंस की हर बारीकी पर उनकी गहरी पकड़ और निर्णयों में उनकी सटीकता भारत अपडेट को विश्वसनीयता की नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। समन्वय, अनुशासन और नेतृत्व, इन तीनों का अद्भुत संगम है दामिनी महौर। उनकी कार्यशैली सिर्फ प्रबंधन नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए प्रेरणा है। आज भारत अपडेट की सफलता में उनकी मेहनत, दूरदृष्टि और समर्पण की मजबूत छाप है। दामिनी महौर एक ऐसा नेतृत्व जो खबरों को सिर्फ संचालित नहीं बल्कि उन्हें प्रभावशाली पहचान देता है। खबर अब सिर्फ स्टूडियो तक सीमित नहीं होगी। खबर अब शहर, हर गली और हर जमीन से होगी। अब देश देखेगा सबसे तेज, सबसे बड़ा नेटवर्क। दिल्ली से लेकर पूर्वांचल तक, पश्चिमी यूपी से लेकर पहाड़ों तक, हर खबर अब सीधे ग्राउंड जीरो से। मैं लखनऊ से शिव कृपाल मिश्रा, यूपी की राजनीति का केंद्र, हर बड़े फैसले की अंदरूनी खबर। मैं लखनऊ से संजय सिंह, सियासत की हर चाल और हर हलचल, ग्राउंड जीरो से सीधी और बेबाक रिपोर्ट। मैं आगरा से अरुण श्रीवास्तव, इतिहास की नगरी में बदलते हालात, हर खबर सबसे पहले आपके पास। मैं गोरखपुर से रामशंकर यादव, पूर्वांचल की हर बड़ी खबर जमीनी हकीकत के साथ। मैं झांसी से तारिक इकबाल, बुंदेलखंड की धरती से हर मुद्दे की बेबाक रिपोर्ट। मैं नोएडा से निकिता नगुन्ना, एनसीआर की कॉर्पोरेट और क्राइम की दुनिया, हर अपडेट सबसे तेज। गाजियाबाद से मैं जितेंद्र भाटी, तेजी से बदलते शहर की हर खबर, हर ब्रेकिंग से आपको कराऊंगा रूबरू। मैं रायपुर से सतीश गुप्ता, छत्तीसगढ़ की राजनीति से लेकर जन सरोकार तक, हर खबर पर पैनी नजर। दिल्ली से मैं स्नेह कमल सेठ, धामी ने आनंद धर्मशाला ट्रस्ट का किया लोकार्पण। हरिपुरा कला में सीएम धामी का हुआ भव्य स्वागत। उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 19 आईएएस और 10 पीसीएस अधिकारियों को किया गया तबादला। देहरादून के डीएम सविन बंसल का तबादला। देहरादून के चक्राता में आग का तांडव। उत्तराखंड में अब तक आग की 337 घटनाएं। जंगलों की आग पर बढ़ी चिंता, आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। हेमकुंड साहिब में आस्था का सैलाब। यात्रा में पुलिस प्रशासन अलर्ट। एसडीआरएफ टीम की यात्रा मार्ग पर पेट्रोलिंग। एसडीआरएफ टीम जरूरतमंद श्रद्धालुओं को दे रहे हर संभव सहायता।
नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेश्वर। आप देख रहे हैं भारत अपडेट। बुलेटिन का आगाज करेंगे हरिद्वार से बड़ी खबर, जहां श्री आनंद धर्मशाला ट्रस्ट द्वारा आयोजित किया गया कार्यक्रम, जहां मुख्यमंत्री धामी ने आनंद धर्मशाला ट्रस्ट का किया लोकार्पण। कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। हरिपुर कला में सीएम धामी का हुआ भव्य स्वागत। देवभूमि कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। चारधाम यात्रा पर सरकार पूरी तरह अलर्ट। श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुगम यात्रा सरकार की प्राथमिकता, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हरिपुर कला में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भव्य स्वागत हुआ। देवभूमि कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री। चारधाम यात्रा को लेकर प्रदेश सरकार अलर्ट है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता है, मुख्यमंत्री ने कहा। इसके साथ ही सीएम धामी ने आनंद धर्मशाला ट्रस्ट का लोकार्पण किया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरिद्वार से, जहां श्री आनंद धर्मशाला ट्रस्ट का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां प्रदेश में बताते चले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। हरिपुर कला में मुख्यमंत्री धामी का हुआ भव्य स्वागत। इसके साथ ही कई दिग्गजों की मौजूदगी रही। तो देवभूमि में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की मौजूदगी रही। चारधाम यात्रा को लेकर प्रदेश सरकार अलर्ट है। सरकार का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां आनंद धर्मशाला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी है। इसके अलावा कई दिग्गजों की भी यहां मौजूदगी नजर आ रही है। चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि किसी भी श्रद्धालु को कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री धामी का भव्य यहां स्वागत हुआ। इसके साथ ही कई दिग्गजों की यहां मौजूदगी रही। तो हरिपुर कला में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भव्य स्वागत हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की मौजूदगी ने इस कार्यक्रम को और चार चांद लगा दिया। चारधाम यात्रा पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो, इसके लिए हर संभव मदद दी जाएगी। सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था किए जाएंगे। तो देवभूमि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी रही। देखिए, चारधाम यात्रा पूरे चरम पर है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। हमारा प्रयास है कि यात्रा में आने वाली सभी श्रद्धालुओं को ठीक प्रकार से उनके दर्शन हो, ठीक प्रकार से आना जाना हो, सुव्यवस्थित हो, उसके लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। और अभी यात्रा बहुत अच्छी चल रही है, सबके दर्शन भी हो रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। हालांकि संख्या थोड़ा ज़्यादा है इस समय और वो हमारे लिए थोड़ा चुनौती भी है। इसलिए मैं सभी से कहूँगा कि जो रजिस्ट्रेशन इत्यादि करवा के ही अपनी यात्रा को आगे। क्षत्रिय कलोता समाज के इस धर्मशाला के उद्घाटन के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और मुझे भी इन्होंने आमंत्रित किया था, उसमें आया था। और पुरुषोत्तम मास है और पुरुषोत्तम मास में देवभूमि पर आने का आनंद अलग है। तो मैं भी बहाने ढूंढता हूँ कि कोई बुलाए और मैं आऊँ पुरुषोत्तम मास में। तो मेरा आज दिन बन गया। आज पुरुषोत्तम मास में मैंने गंगा जी के दर्शन किए और हम लोग जाके थोड़ा स्नान भी करेंगे। और वास्तव में पुरुषोत्तम मास हमारे यहाँ 4 साल में एक बार आता है और ऐसा कहते हैं। और प्रदेश में सड़कों पर नमाज को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सीएम धामी के सड़कों पर नमाज पर सख्ती वाले बयान का समर्थन किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि सार्वजनिक सड़कें आम जनता की सुविधा और यातायात के लिए है, न किसी भी धार्मिक आयोजन के लिए नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार कानून व्यवस्था और सार्वजनिक सुविधा से कोई समझौता नहीं करेगी। महेंद्र भट्ट ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों में वोट बैंक की राजनीति के चलते कानून व्यवस्था से समझौता किया गया, लेकिन अब उत्तराखंड में कानून सबके लिए समान रूप से लागू होगा। बीजेपी सरकार इसका समर्थन करती है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में सड़कों पर नमाज को लेकर धामी सरकार के सख्त रुख को संत समाज का समर्थन मिला है। जहां आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा कि सड़कों पर नमाज
नहीं पड़ना है और अगर इस तरह का कृत्य करता हुआ कोई पाया जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस फैसले का अब संत समाज समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है। आपको बताते चले, उन्होंने कहा कि हम सरकार के फैसले के साथ हैं। सड़कें आवाजाही के लिए है, न कि नमाज पढ़ने के लिए। सड़कों पर धार्मिक गतिविधियों से यात्रा करने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है, जहां करोड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं, इसलिए सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने बिल्कुल उचित कहा है कि जो सार्वजनिक स्थान है, सड़क आदि पर भी रोड जाम हो जाती है, नमाज पढ़ना ये उचित नहीं है। ये इसके लिए मस्जिद बनी है, मस्जिद के अंदर नमाज पढ़नी चाहिए। ये केवल शक्ति प्रदर्शन है। शक्ति प्रदर्शन कर बहुसंख्यक हिंदू समाज को डराने का काम किया जा रहा है। ये बिल्कुल उचित कदम है और सरकार को इस पर कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये साफ संदेश दिया है कि अगर सड़कों पर नमाज पढ़ी जाती है तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस बड़े और कड़े फैसले का समर्थन करता हुआ अब संत समाज नजर आ रहा है, जहां संत समाज का भी कहना है कि हम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस फैसले के साथ हैं। सड़कें आवागमन के लिए हैं, नमाज के लिए नहीं है। धार्मिक गतिविधियों से यात्रियों को परेशानी होती है, इस वजह से हम बीजेपी के समर्थन में हैं। तो बीजेपी के समर्थन में संत समाज अब आ गया है, क्योंकि देखिए अभी कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये सख्त निर्देश दिया था कि सड़कों पर नमाज ना पढ़ें। जो इसके लिए स्थल बनाए गए हैं उसके वहाँ पढ़ें, मस्जिदों में पढ़ें, घर पर पढ़ें, लेकिन सड़कों पर नमाज ना पढ़े। और इस तरह की तस्वीरें अगर सामने आती है तो उन पर कार्रवाई होगी। और अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो ये फैसला था उसका समर्थन करता हुआ पूरा संत समाज इस वक्त आ रहा है, जहां संत समाज ने कहा है कि हम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस फैसले का समर्थन करते हैं, क्योंकि सड़कें आवागमन के लिए है, आने जाने के लिए है, नमाज के लिए नहीं है। क्योंकि धार्मिक गतिविधियां अगर सड़कों पर होती है तो यात्रियों को परेशानी होती है। तो सड़कों पर नमाज को लेकर अब देखिए सियासत गर्मा गया है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक अब ये पूरा मामला चल रहा है, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़ा निर्देश दिया, संदेश दिया कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि मस्जिद और घर पर नमाज पढ़ें, सड़कें नमाज के लिए नहीं हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 2 दिवसीय उत्तराखंड के दौरा का दूसरा दिन है, जहां उत्तरकाशी के खरसाली पहुंचे हुए। खरसाली पहुंचने पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान तमाम प्रशासनिक अधिकारी उनके साथ मौजूद रहे। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खरसाली में मुख्य निर्वाचन आयुक्त का भव्य स्वागत हुआ है, प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। तो देखिए, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने उत्तरकाशी के हर्षिल बाजार का दौरा किया और इस दौरान तमाम अधिकारियों की मौजूदगी रही। खरसाली से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्य निर्वाचन आयोग का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान ज्ञानेश कुमार ने स्थानीय उत्पादों और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का संदेश दिया। इस दौरान ज्ञानेश कुमार पारंपरिक पहाड़ी टोपी खरीदकर पहनी। उनके साथ मौजूद अधिकारियों ने भी टोपियां खरीदकर सीमांत क्षेत्रों के उत्पादों को प्रोत्साहित किया और उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों के हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग स्थानीय लोगों की आजीविका और स्वरोजगार से सीधे जुड़े हुए हैं। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का यहां भव्य स्वागत हुआ। 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे का आज उनका दूसरा दिन है, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। उनके साथ कई अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान ज्ञानेश कुमार ने स्थानीय उत्पादों और कुटीर उद्योगों के बारे में भी जाना, समझा। इसके साथ ही उनके साथ कई अधिकारी भी मौजूद रहे और उद्योगों को बढ़ावा देने का संदेश दिया। इस दौरान ज्ञानेश कुमार पारंपरिक पहाड़ी टोपी
खरीद कर पहनी। उनके साथ मौजूद अधिकारियों ने टोपियां खरीदकर सीमांत क्षेत्र के उत्पादों को प्रोत्साहित किया और स्वरोजगार से सीधे जुड़े हुए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने स्थानीय व्यापारियों से भी बातचीत की। और चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने उत्तरकाशी के हर्षिल बाजार का दौरा किया। इस दौरान ज्ञानेश कुमार ने स्थानीय उत्पादों और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का संदेश दिया। इस दौरान ज्ञानेश कुमार पारंपरिक पहाड़ी टोपी खरीदकर पहनी। उनके साथ मौजूद अधिकारियों ने भी टोपियां खरीदकर सीमांत क्षेत्रों के उत्पादों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों के हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग स्थानीय लोगों की आजीविका और स्वरोजगार से सीधे जुड़े हुए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने स्थानीय व्यापारियों और ग्रामीणों ने सराहना की। और उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने श्रीनगर के राजकीय इंटर कॉलेज में अटल टिंकरिंग लैब का शुभारंभ किया। डिजिटल लैब में टैबलेट पर पढ़ाई शुरू होते ही छात्रों के चेहरे खुशी से खिल उठे। इससे छात्र टैबलेट और ई लर्निंग कंटेंट से पढ़ाई कर सकेंगे। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि सरकार बच्चों को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के लिए स्कूलों को स्मार्ट और स्विफ्ट स्कूल में बदल रही है। साथ ही शिक्षा मंत्री ने कहा कि हर छात्र की अलग आईडी होगी, जिसके जरिए वे पढ़ाई और क्विज में हिस्सा ले सकेगा। साथ ही अटल टिंकरिंग लैब के जरिए बच्चों को विज्ञान, रोबोटिक्स और डिजिटल शिक्षा में नवाचार सीखने का मौका मिलेगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां उत्तराखंड बीजेपी महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ टिफिन बैठक कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है। इस पहल के जरिए महिला मोर्चा संगठन को और मजबूत बनाने की तैयारी में जुटा है। भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने कहा कि लगातार संगठनात्मक कार्यक्रमों के बीच अब महिला मोर्चा पुराने और नए कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन बैठक करेगा। इस दौरान सभी कार्यकर्ता एक दूसरे के अनुभव साझा करेंगे और संगठन को मजबूत करने की दिशा में चर्चा की जाएगी। बहनों के साथ टिफिन बैठक करने वाले थे, लेकिन और शक्तिवंदन और कार्यक्रम आते रहे, तो इस वजह से थोड़ा सा डिलेड रह गई। वही हमारे अभी पाइपलाइन में है, तो हम बहुत जल्दी हर जिलों में अपनी टिफिन बैठ के करेंगे, जो हमारी पुरानी बहनों के साथ होगी, हमारे प्रबुद्ध बहनों के साथ होगी, जो अलग अलग क्षेत्रों की हमारी बहनें, उनको लेकर हम लोग हमारी जो नई बहनें, जो पद में आई बहनें हैं, वो लोग अपने घर से कुछ ना कुछ भोज बना के लाएंगे, उनके साथ भोज करेंगे और अपने एक्सपीरियंसेस और उनके। और उत्तराखंड में सड़कों पर नमाज को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बयान पर बीजेपी ने तीखा हमला बोला है। विनोद चमोली ने हरीश रावत पर निशाना साधते हुए कहा कि वे अक्सर उत्तराखंडियत की बात करते हैं, लेकिन उन्हें यह भी समझना चाहिए कि उत्तराखंड की पहचान देवभूमि के रूप में है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक सड़कों पर धार्मिक गतिविधियों से आम लोगों और यातायात व्यवस्था को परेशानी होती है। बीजेपी विधायक ने कहा कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी को नियमों का पालन करना चाहिए। तो भाई ये देवभूमि है, ये देवबंद की भूमि नहीं है। इसको देवबंद की भूमि न बनाएं। उनके इस बयान से तमाम ऐसे लोगों के मनोबल बढ़ेंगे जो यहाँ पर धार्मिक अराजकता फैलाना चाहते हैं, जिन्होंने पहले भी इस प्रकार के कई प्रयास किए हैं। तो इस तरह का उनका मनोबल नहीं बढ़ाना चाहिए। हरीश रावत जी को कम से कम एक वरिष्ठ नेता हैं, बुजुर्ग हैं, और उत्तराखंडियत पर बहुत सारे तरह के भाषण और तरह के रीले वो बनाते रहते हैं। इस उत्तराखंडियत में देवभूमि होना भी है, तो इसको कम से कम इसके विरुद्ध न जाए, इसके लिए। और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने राहुल गांधी के बयान को राजनीतिक मर्यादा के खिलाफ बताया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ देशवासियों द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री पर इस प्रकार की टिप्पणी कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाती है।
जिस तरीके की टिप्पणी माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी को की है, निश्चित रूप से वो अलोकतांत्रिक टिप्पणी है और राजनीतिक मर्यादा को भी लांघने का काम राहुल गांधी जी ने किया है। राजनीति में कुछ चीज़ें शिष्टाचार में रहकर भी कुछ बातें कही जा सकती हैं और सबसे बड़ा लोकतंत्र का दुर्भाग्य यह है कि इस देश का जो नेता प्रतिपक्ष हो, अगर वही इस तरीके की हल्की बातें करे और निम्न स्तर की बातें करे तो निश्चित रूप से ये देश की जनता के सामने सोचनीय बातें हैं। विशेषकर प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के लिए जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी पार्टी है। और उत्तराखंड सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए कई आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। देहरादून और बागेश्वर के डीएम समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। सरकार के आदेश के मुताबिक देहरादून के डीएम समीन बंसल का तबादला कर दिया गया है, जबकि आशीष चौहान को देहरादून का नया जिलाधिकारी बनाया गया है। वहीं आईएएस अपूर्वा पांडे को बागेश्वर का नया डीएम नियुक्त किया गया है। गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे को सचिव नागरिक उड्डयन और चिकित्सा स्वास्थ्य आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है। आनंद स्वरूप को गढ़वाल मंडल का नया आयुक्त बनाया गया। सरकार के इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल को आगामी योजनाओं और शासन व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। और वहीं हरिद्वार में गंगा दशहरा स्नान मेले को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। जहां गंगा दशहरा मेले को लेकर डीएम और एसएसपी ने मेला ड्यूटी में तैनात पुलिस बल की विस्तृत ब्रीफिंग की। अधिकारियों ने भीड़ प्रबंधन, ट्रैफिक व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। प्रशासन ने पूरे मेला क्षेत्र को सुपर जोन और सेक्टर में विभाजित किया है ताकि हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों, जल पुलिस और बम निरोधक दस्तों को भी सक्रिय कर दिया गया है। और ट्रैफिक का त्रिस्तरीय प्लान हमारा इसमें लागू है। इसमें यह है कि नॉर्मल लीन डेज में तो ट्रैफिक हाईवे से ही चलता है। वीकेंड्स पे जब प्रेशर होता है तो वीकेंड का एक प्लान है, तो उसमें फिर हमारे द्वारा डाइवर्जन लिया जाता है, जिससे कि हाईवे को 1-1.5 घंटे का रिलीफ मिलता है, जिससे कि हम अबुल कलाम चौक से उसको डाइवर्ट करके वाया लक्ष्य हरिद्वार शहर में ट्रैफिक लेते हैं। इसी प्रकार से जो बड़े पर्व पड़ते हैं, जैसे कि अब गंगा दशहरा, उसके लिए विशेष यातायात प्रबंधन जो है स्कीम जो है हमारे द्वारा तैयार की गई है, उसको लागू किया जाएगा। तो प्रयास ये रहता है कि जो बाहर से श्रद्धालु आते हैं उनको किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े और वो अच्छे से दर्शन करके, और जो चारधाम के यात्री आ रहे हैं वो यहाँ पे दर्शन करके अपने गंतव्य को प्रस्थान करें। उनके लिए एक रजिस्ट्रेशन काउंटर जो है वो ऋषिकुल मैदान में ऑलरेडी चल रहा है। ग्रीन कार्ड्स बनाने की फैसिलिटी जो है नारसन में है और इनके लिए उनको फैसिलिटेट करने के लिए हमारे कर्मचारी वहाँ पे रहते हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें रेंज लेवल से कोऑर्डिनेशन होता है। इसमें जब भी श्री केदार या श्री बद्री में यातायात का दबाव बढ़ता है तो उसमें भी सीनियर लेवल पे डिसीजन करके फिर फ्रेगमेंट्स में उसको भीड़ को भेजा जाता है। और उसमें ये भी है कि रात को तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। भीड़ और ट्रैफिक नियंत्रण को लेकर भी लगातार निगरानी की जा रही है। और उत्तराखंड में फरवरी से फॉरेस्ट फायर का सीजन शुरू हो चुका है। ऐसे ही शुरू होते ही जंगलों में आग की घटनाएं शुरू हो जाती हैं। 15 फरवरी से अब तक प्रदेश में फॉरेस्ट फायर की 309 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। आग की इन घटनाओं से अब तक 257 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है, जिसमें गढ़वाल में सबसे ज्यादा घटनाएं घटी हैं। गढ़वाल में अब तक 227 आग की घटनाएं हुई हैं। वहीं मामले को लेकर मुख्य वन संरक्षक सुशांत पटनायक का कहना है कि अभी प्रदेश में स्थिति नियंत्रण में है और किसी तरह की पैनिक स्थिति नहीं है। तो प्रदेश में फॉरेस्ट फायर की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और ऐसे में कहा जा रहा है कि 15 फरवरी से लेकर अब तक 309 घटनाएं सामने आ चुकी हैं।
देखिए, जैसे कि प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी से 30 जून तक या मानसून आने तक की अवधि के लिए वनाग्नि की घटनाएं घटित होती है और इस वर्ष भी वनाग्नि घटनाएं घटित हो रही है। अगर हम आंकड़ों के बारे में बात करें तो 15 फरवरी 2026 से 21 मई कल तक की कुल 337 घटनाएं घटित हुई है, जिसमें 283 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। उसमें से अधिकतर घटनाएं गढ़वाल मंडल में हुई है, 251 घटनाएं गढ़वाल मंडल में, 54 घटनाएं कुमाऊं मंडल में और वाइल्ड लाइफ जोन में 32 घटनाएं घटित हुई है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री हेमकुंड साहिब यात्रा के शुभारंभ के साथ ही श्रद्धालुओं का आगमन निरंतर जारी है। दुर्गम एवं उच्च हिमालय क्षेत्र को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा एसडीआरएफ की सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है। टीम द्वारा यात्रा मार्ग पर लगातार पेट्रोलिंग करते हुए श्रद्धालुओं को सुरक्षित यात्रा हेतु जागरूक किया जा रहा है और वृद्ध, अस्वस्थ एवं जरूरतमंद यात्रियों को आवश्यक सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है। विषम मौसम एवं कठिन मार्ग के बावजूद एसडीआरएफ जवान पूरी तत्परता एवं समर्पण के साथ सेवा कार्य में जुटे हुए हैं, जिससे श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम एवं सुरक्षित बनी रहे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां एसडीआरएफ टीम जरूरतमंद श्रद्धालुओं को हर संभव सहायता देते हुए नजर आ रहा है। हेमकुंड साहिब में आस्था का सैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए स्मिता चौहान हमारे साथ जुड़ रही हैं। स्मिता, देखिए एसडीआरएफ टीम जरूरतमंद श्रद्धालुओं को हर संभव सहायता दे रहा है, श्रद्धालुओं की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई है? बिल्कुल, आपको बता दें कल से ही हेमकुंड साहिब की जो है यात्रा वो शुरू हो गई है, जिसमें अब हजारों श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और इसी के साथ ही एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें जो हैं वो भी यहाँ पर तैनात हो गई हैं, क्योंकि जिस तरह की विषम परिस्थितियां वहाँ देखने को मिलती हैं, जो चढ़ाई है वो बेहद कठिन है। ऐसे में कई बुजुर्ग श्रद्धालु भी वहाँ पहुंचते हैं, कई महिलाएं आती हैं, कई पुरुष आते हैं, बच्चे भी आते हैं। अगर किसी की हालत खराब होती है, किसी को किसी तरह का कोई स्वास्थ्य में परेशानी होती है, उनकी तबीयत खराब होती है, तो एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें तुरंत उनके साथ सहायता के लिए वहाँ पहुंचती हैं और उनकी मदद करती हैं और साथ ही तुरंत उन्हें डॉक्टरों के पास ले जाया जाता है। तो इसी के लिए एक बड़ी चुनौती उनके लिए कही जाती है, क्योंकि बहुत विषम परिस्थितियां वहाँ होती हैं। लेकिन इन विषम परिस्थितियों में भी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें वहाँ पर लगी हुई है और श्रद्धालुओं को वो दर्शन करा रही हैं, जिसका जो फीडबैक है वो भी बेहद अच्छा आ रहा है। यहाँ पर श्रद्धालु काफी खुश हैं, क्योंकि जिस तरह से मदद वो कर रहे हैं, उनकी मदद से श्रद्धालु बेहद खुश और उत्साहित नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, इस खबर पर नजर बनाए रखें। आपके पास वापस लौटते हैं तो खबर चमोली से है, जहां आपको बताते चले कि बद्रीनाथ धाम के निकट कंचनगंगा क्षेत्र में ग्लेशियर टूटने की घटनाएं हुई हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है। आपको बताते चले कंचनगंगा क्षेत्र में ग्लेशियर टूटने की सूचना मिलने के बाद प्रशासन और पुलिस विभाग अलर्ट मोड पर आ गया। अधिकारियों के मुताबिक ऊंचाई वाले हिमालयी क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के साथ ग्लेशियर पिघलने और खिसकने की घटनाएं सामान्य रूप से सामने आती रहती हैं। चमोली पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंबार ने बताया कि इस घटना से किसी प्रकार की जनहानि या नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि यह ग्लेशियर हर साल धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकता है और आगे जाकर कंचनगंगा क्षेत्र में रुक जाता है। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्कता बरतने की अपील की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से स्मिता आपका रुख करूंगी। ग्लेशियर टूटने से देखिए, हालांकि नुकसान की सूचना तो नहीं है, लेकिन किस तरह से निगरानी की जा रही है, किस तरह से लोगों को अलर्ट किया जा रहा है, क्या कोई जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है? आज 10 बजे जो है वो ग्लेशियर टूटने की घटना सामने आई थी। हालांकि जिस तरह से लगातार मौसम परिवर्तन हो रहा है, तापमान में जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है, उसका असर अब हिमालय की सेहत पर भी पड़ रहा है और उसी के वजह यही एक वजह है कि हिमालय की जो हालत है, जो स्वास्थ्य वो खराब होता जा रहा है। लगातार टेम्परेचर बढ़ने से अब ग्लेशियर जो है वो तेजी से पिघल रहा है और इसी कड़ी में कंचनगंगा का जो ग्लेशियर है वो भी पिघला है। हालांकि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है और सतर्कता बरतते हुए उस रास्ते से निकलने वाले लोगों को साफ चेतावनी दी जा रही कि आप सुरक्षित रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया स्मिता इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।
समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि मजबूत संचालन और दूरदर्शी